हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ सी प्रोग्रामिंग। इस वीडियो में हम स्टोरेज क्लास के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो बेसिकली स्टोरेज क्लास वेरिएबल की मेमोरी एलोकेशन से डील करता है, कैसे मेमोरी एलोकेट होने वाली है या फिर किसी वेरिएबल को असाइन होने वाली है ना, फिक्स होने वाली है। यह सब चीज़ उस वेरिएबल के स्टोरेज क्लास से हम पता लगा सकते हैं। साथ साथ यह भी बताता है कि वेरिएबल प्रोग्राम के किस हिस्से में अवेलेबल होगा और कितने समय के लिए वह अवेलेबल होगा पूरे प्रोग्राम में। सो बेसिकली हमारे पास 4 तरह के स्टोरेज क्लास है: ऑटो, स्टैटिक, एक्सटर्न एंड रजिस्टर। ओके, इसे एक एक करके हम देखेंगे। स्टोरेज क्लास को और डिटेल में डिस्कस करने के पहले हम पहले लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का डिफरेंस देखेंगे। ओके, सो कोई भी वेरिएबल किसी भी वेरिएबल को हम लोकल या ग्लोबल टाइप से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं किसी फंक्शन के लिए एक्सक्लूसिव होते हैं या स्पेसिफिक होते हैं। ओके, एक्सक्लूसिव का मतलब है आप उस फंक्शन में ही उस वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। ओके, सो ऐसे वेरिएबल को हम लोकल वेरिएबल कहते हैं। ग्लोबल वेरिएबल का मतलब है, ठीक है, उस फाइल में हम कहीं पर भी उस वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज अ कोड जिसकी मदद से हम लोकल और ग्लोबल वेरिएबल को समझने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पर मैंने 2 चीज की है। पहली चीज, मैंने एक func नाम का फंक्शन डिक्लेयर किया है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया है g। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल हमेशा मेन के पहले ही डिक्लेयर होगा और किसी भी फंक्शन के बाहर डिक्लेयर होगा। साथ ही साथ मैंने एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया है विद द नेम g। ओके, सो किसी भी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया गया वेरिएबल क्या होगा? लोकल वेरिएबल होगा। ठीक है, अभी तक हम जितना भी वेरिएबल डिक्लेयर या यूज करते आए हैं वो सारे के सारे क्या है? लोकल वेरिएबल्स हैं। ठीक है, अभी तक हमने ग्लोबल वेरिएबल यूज नहीं किया है। ओके, सो मैंने g नाम का फिर से एक लोकल वेरिएबल बना दिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ? 3 बार इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। ओके, अगर आप फंक्शन के डेफिनेशन को देखेंगे, इस फंक्शन के डेफिनेशन कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक printf लिखा है मैंने और उसमें मैं g की वैल्यू को प्रिंट करा रहा हूँ ना। अगर आप सिर्फ इस फंक्शन को देखेंगे तो इस फंक्शन में मैंने g को डिक्लेयर नहीं किया है। ठीक है, चूंकि मैंने इस फंक्शन में g को डिक्लेयर नहीं किया है, यह फंक्शन क्या करेगा? g के ग्लोबल डेफिनेशन को चेक करेगा। ग्लोबल डेफिनेशन को चेक करेगा मीन्स यह सर्च करेगा कि ग्लोबली कोई g नाम का वेरिएबल है कि नहीं है। चूंकि मेरे पास यहाँ पर एक ग्लोबल वेरिएबल है और सिंस इस फंक्शन में मैंने g डिक्लेयर नहीं किया है, तो यह फंक्शन क्या करेगा? ग्लोबल वेरिएबल को यूज करेगा। ओके, सो g प्लस प्लस क्या रिटर्न करेगा? चूंकि g की वैल्यू मेरे पास 1 है, वो 1 रिटर्न करेगा। ओके, और 1 रिटर्न करने के बाद g की वैल्यू क्या हो गई है? 2 हो गई है। ओके, ना ये कौन सी वैल्यू है? ये आपकी ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू है। ठीक है, ठीक है, ये कौन सा g है? आपका ग्लोबल वेरिएबल वाला g है। तो फिर से अगर मैं फंक्शन कॉल करता हूं इन द सेकंड लाइन, इस बार क्या होगा? ग्लोबल वेरिएबल फिर से प्रिंट होगा, है ना, और तीसरे वाले फंक्शन में फिर से आपका ग्लोबल वेरिएबल ही प्रिंट होने वाला है। ओके, नाउ चौथे लाइन में मैंने यहां पर printf लिखा है इन द मेन। ठीक है, जहां पर मैं फिर से g की वैल्यू प्रिंट करा रहा हूं। चूंकि मेन के अंदर मैंने एक g नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करके रखा हुआ है, इस वजह से इस printf में आपका ग्लोबल वेरिएबल यूज नहीं होगा। इंस्टेड यहां पर आपका लोकल वेरिएबल यूज होने वाला है। तो अगर मैं आउटपुट को देखूं तो 3 printf यहां से आएंगे func फंक्शन से, और आपका चौथा प्रिंट मेन वाले प्रिंट से आने वाला है। ओके, तो चलिए इसे रन करके देखते हैं। बिल्ड, कोई एरर नहीं है, एंड देन रन। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर आउटपुट आया 1 2 एंड 3 एंड 6। चूंकि मैंने यहाँ पर इंक्रीमेंट भी लगा के रखा था, हर बार क्या हो रहा था? g की वैल्यू प्रिंट कराने के बाद वो उसे इंक्रीमेंट कर रहा था। इसी वजह से मुझे सीरियली 3 वैल्यूज मिली हैं। ओके, और चूंकि चौथा प्रिंट आपका लोकल वेरिएबल यूज कर रहा है, इस वजह से मुझे यहाँ पर 6 मिला है। ओके, सो आई होप लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल के बीच डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ
मैं क्या करूंगा, मैं इस लोकल वेरिएबल को कमेंट कर दूंगा, यानी कि हटा दूंगा। ओके, नाउ आई डोंट हैव एनी लोकल वेरिएबल, इसे मैं डिलीट ही कर देता हूँ। ओके भाई, सो अब वैल्यू क्या होगी आउटपुट की, ठीक है। आपके तीनों फंक्शन की वैल्यू तो अभी चेंज नहीं होने वाली है, क्योंकि मैंने ग्लोबल वेरिएबल को चेंज नहीं किया है। ओके, आपका जो चौथा आउटपुट है जो कि इस प्रिंटफ से आ रहा था, ओके, इसकी वैल्यू अब चेंज हो जाएगी। नाउ सिंस मेरे पास कोई भी लोकल वेरिएबल नहीं है जी नाम का, मेन क्या करेगा, वह अब ग्लोबल डेफिनेशन को चेक करेगा। सो अगर इसे मैं फिर से बिल्ड करके रन करता हूं, तो आप देख सकते हैं इस बार आपका आउटपुट 1 2 3 4 आया है, ठीक है, क्योंकि इस प्रिंट टाइप में आपका फिर से ग्लोबल वेरिएबल यूज हुआ है, ना कि लोकल वेरिएबल। सो आई होप द डिफरेंस बिटवीन लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल है ना, ये आपको इस एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा। ओके, ग्लोबल सारे फंक्शंस में या सारे प्रोग्राम में क्या रहेगा, विजिबल होगा, लेकिन लोकल सिर्फ उसी फंक्शन में विजिबल रहेगा, या फिर आप उस फंक्शन में ही उसे यूज कर सकते हैं। नाउ लेट्स लुक एट द स्टोरेज क्लासेस। ओके, सो पहला स्टोरेज क्लास था हमारे पास ऑटो। ओके, ऑटो इज अ डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास, ठीक है। डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास का मतलब है अगर मैं किसी वेरिएबल को स्टोरेज क्लास, किसी वेरिएबल में स्टोरेज क्लास मेंशन नहीं करता हूं, इसका मतलब है वह क्या हो गया है, ऑटो, वो क्या हो गया, अपने आप ही ऑटो स्टोरेज क्लास में इनिशियलाइज हो गया है, ठीक है। लोकल वेरिएबल सारे के सारे बाय डिफॉल्ट ऑटो में ही इनिशियलाइज होते हैं, ठीक है। अभी तक हमने जितने भी वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, है ना, इस वीडियोस के पहले या जो भी प्रोग्राम हमने किया है, वो सारे के सारे ऑटो वेरिएबल्स थे, ठीक है। ऑटो वेरिएबल्स को या ऑटो स्टोरेज क्लास डिक्लेयर करने के लिए वेरिएबल में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डेटा टाइप के पहले ऑटो लिखना है, ठीक है। सो ऑटो फॉलोड बाय डेटा टाइप एंड देन वेरिएबल नेम, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं नम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहता हूं विद द डेटा टाइप इंट, उसके आगे मैं ऑटो लिख दूंगा, सो वह ऑटो स्टोरेज क्लास का वेरिएबल बन जाएगा। हालांकि जैसा कि मैंने बताया, अगर मैं कुछ भी यहां पर स्टोरेज क्लास मेंशन नहीं करता हूं, ठीक है, सो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो आपका ऑटो में ही असाइन होगा, ठीक है। जैसे कि मैं ये लाइन लिख रहा हूं, इंट नम, यह लाइन में मुझे क्या देगा, एक ऑटो क्लास का वेरिएबल देगा। इसी से मिलता जुलता है आपका रजिस्टर क्लास। रजिस्टर क्लास क्या करेगा, रजिस्टर क्लास आपके माइक्रो प्रोसेसर में मौजूद रजिस्टर को यूज करेगा इन ऑर्डर टू सेव द वेरिएबल, है ना, या फिर स्टोर द वेरिएबल। रजिस्टर्स एक स्पेशल टाइप की मेमोरीज होती हैं, बहुत छोटी मेमोरीज होती हैं, ठीक है, जिसे माइक्रो प्रोसेसर यूज करता है इन ऑर्डर टू परफॉर्म इट्स ऑपरेशन, अपने ऑपरेशन को परफॉर्म। चूंकि आपका डेटा अब रजिस्टर्स में सेव हो रहा है, इसलिए आपके वेरिएबल के ऑपरेशन की स्पीड काफी बढ़ जाती है। वन मोर थिंग, माइक्रो प्रोसेसर के रजिस्टर काफी लिमिटेड क्वांटिटीज में होते हैं, ठीक है, इसीलिए हर वेरिएबल को रजिस्टर क्लास में स्टोर नहीं कर सकते। ओके, यहां पर सिर्फ हम लोकल वेरिएबल को ही रजिस्टर क्लास में डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, इसे भी हम ऑटो की तरह यूज करेंगे। डेटा टाइप के पहले आपको रजिस्टर कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सो रजिस्टर इंट एंड नम। फॉर एग्जांपल अगर मैं नम नाम का वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूं विद द क्लास रजिस्टर, सो फिर से अगर मैं इसी फंक्शन को देखूं, ओके, सो यह वेरिएबल क्या है आपका, एक ऑटो वेरिएबल है। अगर मैं इसे ऑटो मेंशन भी कर देता हूं, ओके, सो इससे भी कुछ इस ऑटो वर्ड से इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। जैसे कि मैंने बताया, ये आपका डिफॉल्ट क्लास है। ओके, सो अगर आप ऑटो मेंशन नहीं कर रहे हैं, उसके बाद भी आपका वेरिएबल क्या रहेगा, ऑटो रहेगा। नाउ अगर मैं यहां पर रजिस्टर लिखता हूं, ठीक है, अब आपका यह वेरिएबल जी है, वो क्या होगा, रजिस्टर क्लास में स्टोर होगा। ओके, सो आप यहां बिल्ड करके देखेंगे। अब मैं इसे रन करता हूं,
अगेन फिर से वही आउटपुट मिल रहा है. दिस आर योर ऑटो एंड रजिस्टर क्लास. नेक्स्ट इज स्टैटिक क्लास. स्टैटिक क्लास में डिफाइन होने वाले वेरिएबल थ्रू आउट द प्रोग्राम एग्जिस्ट करते हैं. इसका मतलब है अगर मैं किसी वेरिएबल को स्टैटिक डिक्लेयर कर रहा हूं, वह वेरिएबल तब तक प्रोग्राम में मौजूद रहेगा जब तक के आपका प्रोग्राम खत्म नहीं हो जाता. ओके, ये आगे चल के जब हम स्कोप और एक्सटेंड देखेंगे, ओके, उसमें ज्यादा क्लियर होगा कि ये थ्रू आउट द प्रोग्राम का मतलब क्या है. नो, दिस क्लास ऑफ वेरिएबल सिर्फ एक बार ही इनिशियलाइज होते हैं. ठीक है, ऐसे वेरिएबल सिर्फ एक बार ही इनिशियलाइज होते हैं. ठीक है, हम चाहे तो लोकल या फिर ग्लोबल वेरिएबल्स को स्टैटिक डिक्लेयर कर सकते हैं. ठीक है, फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हमने ऑटो रजिस्टर क्लास डिक्लेयर किया था, उसी प्रकार हमने यहां पर स्टैटिक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा बिफोर द डेटा टाइप इन ऑर्डर टू डिक्लेयर अ वेरिएबल स्टैटिक. स्टैटिक वेरिएबल को समझने के लिए फिर से हम एक प्रोग्राम की मदद लेंगे. ओके, सो मैं पुराने वाले प्रोग्राम को ही लेता हूं और उस पर थोड़ा चेंजेस करते हैं. नाउ मैंने वही फंक्शन रखा है सेम. यहाँ फंक्शन को मैंने डिक्लेयर किया है और आखिरी में उसे डिफाइन किया है. ठीक है, मैं फिर से एक लोकल वेरिएबल यूज करता हूं जी नाम से. ओके, सो यहाँ पर मैं 3 बार फंक्शन कॉल कर रहा हूं और चौथे लाइन में लोकल वेरिएबल जी को प्रिंट करा रहा हूं. सो ऑब्वियसली यहाँ पर 6 प्रिंट होने वाला है, जैसे कि हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था. नाउ कमिंग टू द सब प्रोग्राम. ओके, यहां पर मैंने जी नाम का स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट किया है. ओके, जिसको वैल्यू मैंने 1 दे दी है. ठीक है, यहां पर ये लाइन हटा देते हैं. ओके, इट्स नॉट ग्लोबल नाउ. अगले ही लाइन में मैं क्या कर रहा हूं, G++ को प्रिंट करा रहा हूं. ओके, सो क्या आप बता सकते हैं इस प्रोग्राम को देख के आउटपुट में क्या आने वाला है? ओके, सो अगर आपको स्टैटिक क्लास के बारे में जानकारी नहीं है, सो आपका आंसर होना चाहिए 111, उसके बाद आपका 6 फ्रॉम दिस printf. ठीक है, बट स्टैटिक क्लास एक अलग ढंग से काम करता है. जैसे कि मैंने बताया था, स्टैटिक क्लास सिर्फ एक बार इनिशियलाइज होता है. ठीक है, दे आर इनिशियलाइज वंस. सिर्फ एक बार ही क्या होगा, वो इनिशियलाइज होगा. इसका मतलब है आपका जो इनिशियलाइजेशन लाइन है, कौन सा लाइन है, दिस लाइन, यह सिर्फ एक बार रन होगा. ठीक है, स्टैटिक वाली लाइन या स्टैटिक वाली आपकी डिक्लेरेशन, यह लाइन हमेशा एक बार ही रन होती है, फर्स्ट टाइम. यानी ये लाइन कब रन होगी, जब आप पहला बार फंक्शन को कॉल करेंगे, तभी ये अंदर वाला आपका लाइन एग्जीक्यूट होगा एंड दैट्स इट. इसके बाद वाले फंक्शंस कॉल में यह लाइन आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा. ठीक है, और इस स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू क्या रहेगी, स्टोर्ड रहेगी. ठीक है, हर बार जब भी मैं इसे फंक्शन कॉल दूंगा. ठीक है, तो सबसे पहले जब फंक्शन कॉल होगा उस समय यह आपका लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है और जी की वैल्यू 1 आ रही है. इसके तुरंत बाद मैं जी को प्रिंट करा रहा हूं और प्रिंट कराने के बाद इंक्रीमेंट कर रहा हूं. ठीक है, जब सेकंड फंक्शन कॉल होगा, इस बार आपका यह लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा, स्ट्रेट अवे आपका printf एग्जीक्यूट होगा, जहां पर मैं जी की वैल्यू प्रिंट कराऊंगा और उस वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दूंगा. सिमिलरली तीसरे फंक्शन में भी क्या होगा, सीधा यहां पर आपका प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, और आफ्टर दैट मैं printf यूज करके लोकल वेरिएबल जी को प्रिंट कराऊंगा. अगर इसे मैं बिल्ड करके रन करूं, सो आपको वही आउटपुट मिलेगा जो हमें पुराने वाले प्रोग्राम में मिल रहा था जब हमने ग्लोबल वेरिएबल यूज किया था. सो दिस इज हाउ अ स्टैटिक क्लास वर्क्स. ठीक है, अगर इसी चीज को मैं हटा देता हूं, ओके, लेट्स से मैं इसे एक लोकल या फिर ऑटो क्लास में ही रखता हूं, अब आपकी वैल्यू क्या होगी, अब आपकी वैल्यू चेंज आएगी. यह लाइन हर बार आप क्या होने वाला है, रन होने वाला है. ठीक है, और आपका आउटपुट आ जाएगा 111 एंड 6. ठीक है,
सो डिफरेंस दिख रहा है दोनों में? ओके फाइन। और द लास्ट टाइप ऑफ स्टोरेज क्लास इज एक्सटर्न क्लास। ठीक है, यह क्लास कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं करता किसी वेरिएबल को। ठीक है, एक्सटर्न यह बताता है कि इस नाम का वेरिएबल पहले ही कहीं पर डिफाइंड है और उस वेरिएबल को ही आप क्या करने वाले हैं, इस प्रोग्राम में यूज करने वाले हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यह कीवर्ड लिखता हूं एक्सटर्न फॉलोड बाय इंटीजर g and 6, इसका मतलब है यह g नाम का जो वेरिएबल है ये पहले ही कहीं डिफाइन हो चुका है एज अ ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, मैं फिर से बताता हूं, जब भी मैं एक्सटर्न कीवर्ड यूज करूंगा किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के पहले, इसका यह मतलब होगा कि यह वेरिएबल पहले ही क्या हो चुका है। ठीक है, पहले ही क्या हो चुका है, वेरिएबल डिक्लेयर हो चुका है किसी और फाइल में। किसी और फाइल में मीन्स किसी और .c फाइल में। ठीक है, जब भी कोई प्रोजेक्ट डिजाइन होता है, ठीक है, यह जरूरी नहीं है कि उसमें सिर्फ एक .c फाइल हो। ज्यादातर प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, मल्टीपल .c फाइल्स होते हैं और सारे .c फाइल एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, एक सिंगल प्रोजेक्ट या प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, सो अगर एक वेरिएबल किसी दूसरे फाइल में, दूसरा फाइल मीन्स किसी दूसरे .c फाइल में क्रिएट किया गया है। ठीक है, लेट्स से वही स्टैटिक वाला प्रोग्राम मैं फिर से कॉल करता हूं। ठीक है, नाउ मुझे इस फंक्शन की जरूरत नहीं है, या फिर ओके मैं क्या करता हूं, इस वेरिएबल को एक्सटर्न क्लास से सेट कर देता हूं। इसका मतलब है कि g वेरिएबल जो है वह किसी और फाइल में मौजूद है ना, और उस फाइल के g वेरिएबल को मैं इस फाइल में यूज कर रहा हूं। ठीक है, इसे समझाने के लिए मैंने एक फाइल 1.c नाम का एक सी फाइल बनाया है। इस सी फाइल में मैंने stdio.h फाइल नो, इस सी फाइल में मैंने दो चीज की है। ठीक है, पहला चीज मैंने g नाम का एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया है जिसकी वैल्यू मैंने 12 दी है। ठीक है, दिस इज ग्लोबल वेरिएबल। साथ ही साथ मैंने यहां पर एक func1 FENC1 नाम का एक फंक्शन भी क्रिएट किया है। ठीक है, जो कि क्या प्रिंट कराएगा, दिस फंक्शन इज डिफाइंड इन अनदर फाइल। ओके, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, मैंने मेन फंक्शन डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, मेन फंक्शन के बिना भी सी फाइल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर आपके प्रोजेक्ट में या आपके पूरे प्रोग्राम में एक से ज्यादा फाइल है, ओके, सो किन्हीं एक फाइल में ही आपका मेन फंक्शन क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अगर आपके प्रोग्राम में मल्टीपल फाइल है तो हर फाइल में मेन फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, चूंकि मेन फंक्शन आपका यूनिक फंक्शन है, मल्टीपल फाइल के केस में क्या होगा, आप किसी एक फाइल में ही मेन को रखेंगे। ठीक है, तो जैसा हमने फंक्शन में देखा था, हम प्रोग्राम को फंक्शन, अलग अलग फंक्शन में डिवाइड कर दे रहे थे। मैं फाइल्स में भी सी प्रोग्राम को डिवाइड कर सकता हूं। ठीक है, सो यहां पर मेरा जो प्रोग्राम है ना, वो दो फाइल में डिवाइडेड है। ठीक है, पहला है extern.c और दूसरा है file1.c। ठीक है, extern.c और file1.c। ओके, चूंकि मैं file1.c को क्या कर रहा हूं, यूज करने वाला हूं, या यह मेरे प्रोग्राम का हिस्सा है, मैं क्या करूंगा, मैं इसे इस हेडर की मदद से यहां इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, चूंकि इस फाइल के मैंने वेरिएबल को यूज करने वाला हूं, मुझे इस फाइल को यहां पर ऐड करना पड़ेगा यूजिंग हैश इंक्लूड। ठीक है, हैश इंक्लूड से हमने देखा था, हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज यूज कर रहे थे, स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज को इंक्लूड कर रहे थे। मैं हैश इंक्लूड की मदद से फाइल्स को भी इंक्लूड कर सकता हूं। ओके, नाउ यहां पर मुझे क्या करना है,
लाइब्रेरी की जगह एक फाइल ऐड करना है। फाइल ऐड करने के लिए मुझे फाइल का लोकेशन ऐड करना पड़ेगा। फाइल 1.c आपका डॉक्यूमेंट के अंदर C_ कोड में मौजूद है। ठीक है, अब जैसे ही इसको क्लिक करेंगे आपको दिखेगा इस लोकेशन का, इस फाइल का लोकेशन, ठीक है, जो कि C ड्राइव में मौजूद है। इसे मैं कॉपी कर लूंगा और इसी लोकेशन को मैं यहां पर सेट कर दूंगा। ठीक है, C:user_max देन डॉक्यूमेंट्स एंड C_ कोड। ठीक है, सो इस फोल्डर के अंदर आपका फाइल 1.c मौजूद है। तो उसे बताने के लिए मैं क्या करूंगा, एक और स्लैश डाल के फाइल 1.c, ओके, यानी कि यह फाइल को मैंने इस प्रोग्राम में इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, अब हम मेन पे देखते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक्सटर्न करके G6 नाम के वेरिएबल को कॉल कर रहा हूं। G6 कहां पर मौजूद है, फाइल 1.c में, जिसमें G की वैल्यू क्या है, 12 है। ठीक है, चूंकि मैं एक्सटर्न वेरिएबल कॉल कर रहा हूं, मैं इसे इनिशियलाइज नहीं कर सकता। ठीक है, =6 गलत है, एक एरर आ जाएगा। ओके, तो सिर्फ यहां पर मैं इसे डिक्लेयर करूंगा। मैं इस दोनों फंक्शन को हटा देता हूं, चूंकि हम ऑलरेडी स्टैटिक को देख चुके हैं। ठीक है, यहां पर इसकी जरूरत नहीं है। सो सीधा सीधा मैं क्या कर रहा हूं, मैं func1 नाम के फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, जो कि फिर से कहां पर मौजूद है, फाइल 1 में मौजूद है। और मैं G की वैल्यू प्रिंट करा रहा हूं, जो कि फिर से फाइल 1 से आ रही है। ठीक है, सो इसे अगर मैं बिल्ड करता हूं और इसे रन करता हूं, सो आप देख सकते हैं मेरा आउटपुट आ रहा है। यहां पर एक /n डाल देते हैं, ओके, आउटपुट ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मेरा आउटपुट आ रहा है। ओके, पहला आउटपुट आएगा func1 का। func1 में क्या था, आपके पास सिर्फ एक सिंगल printf था। ठीक है, func1 फंक्शन में सिंगल printf है, जिसमें प्रिंट करा रहा हूं मैं, दिस फंक्शन इज डिफाइंड इन अदर फाइल। ठीक है, जो आउटपुट मुझे मिला है, ठीक है, इन द कंसोल, ओके, इन दिस फंक्शन 1। नाउ नेक्स्ट लाइन में मैं प्रिंट करा रहा हूं G की वैल्यू। G की वैल्यू फिर से फाइल 1 में डिफाइन है, जिसकी वैल्यू 12 है, और इस कारण मुझे आउटपुट में मिल रहा है 12 इन द नेक्स्ट लाइन। सो आई होप दिस एक्सटर्न कमांड इज क्लियर। ठीक है, साथ ही साथ हमने देखा कैसे हम दूसरे फाइल्स के फंक्शंस और वेरिएबल को यूज कर सकते हैं इन द करेंट फाइल। नाउ वी विल सी अनदर 2 प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएबल, जिसे हम स्कोप और एक्सटेंड कहते हैं। स्कोप का मतलब है कोड का वह हिस्सा जहां पर आपका वेरिएबल अवेलेबल है, ओके, और एक्सटेंड का मतलब है कितने टाइम के लिए आपका वेरिएबल उस मेमोरी में प्रेजेंट है या उस मेमोरी से एसोसिएटेड है। ठीक है, नाउ डिफरेंट क्लास के डिफरेंट स्कोप और एक्सटेंड होते हैं। सबसे पहले हम ऑटो क्लास की बात करें। सो ऑटो क्लास में आपका स्कोप होगा विद इन फंक्शन। इसका मतलब क्या है, फंक्शन के अंदर ही क्या होगा, आपका वेरिएबल अवेलेबल होगा। ठीक है, फंक्शन के बाहर आप उस वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं, ये आपका ऑटो क्लास में डिक्लेयर है। ठीक है, सो यह G आपका सिर्फ इसी फंक्शन, दैट मीन्स मेन में ही क्या रहेगा, अवेलेबल रहेगा। मेन के खत्म होते ही आपका वेरिएबल क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो स्कोप होगा विद इन द फंक्शन ऑटो क्लास का, और एक्सटेंड होगा कंप्लीशन ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन के कंप्लीट होने के बाद आपका वेरिएबल में एसोसिएटेड मेमोरी क्या होगा, खत्म हो जाएगा, या फिर यूं कहूं वह वेरिएबल मेमोरी से हट जाएगा। अगर मैं रजिस्टर क्लास की बात करूं, यह भी ऑटो को फॉलो करता है। इसका स्कोप भी विद इन फंक्शन होगा, और एक्सटेंड भी क्या होगा, कंप्लीशन ऑफ फंक्शन। उस कंप्लीशन के खत्म होते ही आपकी मेमोरी, या फिर इस केस में बोलूं मैं, वो रजिस्टर फ्री हो जाएगा। स्टैटिक क्लास की अगर बात करूं, इसका स्कोप तो विद इन फंक्शन ही रहेगा, जैसा कि आपका ऑटो रजिस्टर था,
लेकिन इसका एक्सटेंट होगा एंड ऑफ द प्रोग्राम। जब भी कोई स्टैटिक वेरिएबल इनिशियलाइज होता है, डिक्लेयर होता है सबसे पहली बार, ठीक है, वह तब तक उसको क्या करेगा, मेमोरी में कंपाइलर उसको तब तक मेमोरी में सेव करके रखता है जब तक पूरा का पूरा प्रोग्राम खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, जैसे कि हमने देखा बार बार फंक्शन कॉल करने पे आपकी जी की वैल्यू क्या थी, पुरानी वाली ही क्या थी, स्टोर होके थी, पुरानी वाली वैल्यू ही स्टोर थी और उसे ही यूज कर रहा था, है ना। बार बार उसने जी को 1 इनिशियलाइज नहीं किया था। ठीक है, तो जब तक पूरा प्रोग्राम खत्म नहीं हो जाता, पूरा प्रोग्राम खत्म होने का मतलब है आपका मेन फंक्शन पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता, वह वेरिएबल आपका मौजूद रहेगा। हालांकि आपका यह जी वेरिएबल मेन का लोकल वेरिएबल नहीं है, जैसे कि ये वाला जी वेरिएबल है, पर फिर भी चूंकि मैंने इसे स्टैटिक डिफाइन किया है, यह मेन के खत्म होने तक मौजूद रहेगा इन द मेमोरी। ठीक है, अगर मैं एक्सटर्न की बात करूं, ठीक है, इसका स्कोप पूरे के पूरे प्रोग्राम में है। ठीक है, मैं किसी भी फंक्शन में, है ना, इस क्लास के वेरिएबल को क्या कर सकता हूं, कॉल कर सकता हूं। एक्सटर्न क्लास सिर्फ हम ग्लोबल वेरिएबल के लिए ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, किसी लोकल वेरिएबल को मैं एक्सटर्न करके किसी दूसरे वेरिएबल पे कॉल नहीं कर सकता। ठीक है, इसका एक्सटेंड भी क्या होगा, एंड ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम के खत्म होने तक यह वेरिएबल आपके मेमोरी में मौजूद होगा। ओके, सो स्कोप और एक्सटेंड, यह दोनों प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी, है ना। स्कोप होता क्या है और एक्सटेंड क्या होता है और कैसे ये चारों क्लास के लिए वेरी कर रहा है। ओके, सो दिस इज योर स्टोरेज क्लास ऑफ वेरिएबल्स। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। We'll start another topic in the next video. Okay, so thank you for watching this video.